हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल विवा बायो वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, इसीलिए इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मतलब इसका 4 वीडियो बनेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही बायोलॉजी की इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। फिर हम देखेंगे मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा, एल्वियोलाई क्या होता है। चौथा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। पांचवा पॉइंट, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। छठवां, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सातवां, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आठवां, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नौवां, ऑक्सीजन एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन कर्व। 10वां, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। 11वां पॉइंट, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट RQ वैल्यू। 12वां पॉइंट, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। 13वां पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए बिना देरी के किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ gases is the process by which oxygen enters the body and carbon dioxide is removed. ब्रीदिंग में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 मेन स्टेप से होकर के कंप्लीट होता है। फर्स्ट है ब्रीदिंग, टेकिंग एयर इन एंड आउट। ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन, टेकिंग एयर इन एंड आउट। ब्रीदिंग में क्या होता है, हवा अंदर और बाहर होती है। सेकेंड है गैसेस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम होते हैं? नहीं, चलिए देखते हैं। रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस एनर्जी। रेस्पिरेशन में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और एनर्जी मतलब ATP बनाया जाता है। एनर्जी ATP produced during respiration is essential for all life process such as growth, movement, reproduction, transport of substance, nerve conduction and muscles contraction. Respiration is a continuous process and occurs throughout life.
रेस्पायरेशन में एटीपी का जो निर्माण होता है उसमें ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और मटेरियल के ट्रांसपोर्ट और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब बहुत सारे काम के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है एटीपी। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब एयर इन एंड एयर आउट। Respiration is biochemical process in which food is oxidized to release energy. Respiration बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है, मतलब टुकड़ों में टूटता है और एनर्जी का निर्माण करता है। Importance of respiration. Supplies oxygen to all body cells. Removes carbon dioxide which is harmful if accumulated. Produced ATP, the energy currency of the cell. Maintains acid base balance by regulating carbon dioxide concentration. Supports metabolism and normal functioning of all organs. देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कितने टाइप के होते हैं? रेस्पायरेशन आर टू टाइप के होते हैं रेस्पायरेशन। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पायरेशन और सेकंड है एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है? रिक्वायर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अकर्स mainly in mitochondria. Completely oxidized glucose produced about 36 to 38 ATP per glucose molecules. End products carbon dioxide, water and ATP. Most efficient type of respiration. सबसे ज़्यादा एरोबिक रेस्पायरेशन ही होता है। सेकेंड है एनारोबिक रेस्पायरेशन। अकर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोड्यूस्ड ओनली 2 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 ही ATP बनती है, जबकि यहाँ पे 36 to 38 ATP का फॉर्मेशन होता है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लेस एफिशिएंट देन एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन से ये कम एफिशिएंट होता है। इन यीस्ट इन प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट में लास्ट का प्रोडक्ट अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इन ह्यूमन स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग वैगरस एक्सरसाइज एंड प्रोड्यूस्ड इज लैक्टिक एसिड। ह्यूमन के स्केलेटल मसल्स में होता है, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पायरेशन। Breathing is a physical process while respiration is biochemical process. आप इसे ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में डिफरेंस भी समझ सकते हैं। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस, रेस्पायरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग अकर्स इन लंग्स एंड वाइल रेस्पायरेशन अकर्स इनसाइड सेल। ब्रीदिंग लंग्स में होता है और रेस्पायरेशन सेल के अंदर में होता है, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया। Breathing does not produce ATP, but respiration produced ATP. Breathing involves only gases exchange, but respiration
involves oxidation of food and energy production. Oxidation of food and energy production. अब देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। जैसे कि स्पॉन्जेस, सेलेंट्रेटा, प्लेटफॉर्म, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्कहेल्मिन्थेस। कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। स्किन या फिर मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं इसको। इसमें आते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म, लीच, एम्फीबियंस एक्सेट्रा। ट्रैकिया ट्यूब, ट्रैकिया के थ्रू। इंसेक्ट्स में सेंटीपेड, मिलीपेड, स्पाइडर। इसमें स्पाइडर मकड़ी में बुक लंग्स के थ्रू होता है। गिल्स, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जैसे कि फिश में, टैडपोल में, प्रॉन में। फ्रॉग में तो दोनों के थ्रू होता है। फ्रॉग में लंग्स एंड स्किन। और हायर वर्टिब्रेट्स में, ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में लंग्स के थ्रू होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। इसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। आते हैं। अब देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। The human respiratory system consists of the following parts: nostrils, external nares, nasal chamber, nasal cavity, pharynx, larynx मतलब वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, इसको विंड पाइप बोला जाता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई और लंग्स। ये सारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। चलिए डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं, कौन कौन सा पार्ट्स कहाँ कहाँ पे होता है। फिर उसके बाद देखेंगे पाथ ऑफ एयर। सबसे पहले देखते हैं नोज़। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं।
नोज, ये नोस्ट्रिल, देन नेजल कैविटी, ये माउथ, ये ओरल कैविटी, फिर आएगा फेरिंग्स। ये फेरिंग्स होता है वो ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी दोनों का कॉमन पाथ होता है। यहाँ से खाना और हवा दोनों अंदर जाती है। देन लैरिंग्स, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये वाला पोर्शन ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे चल के टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। राइट साइड मेन प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट साइड मेन प्राइमरी ब्रोंकस, राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। ये वाला राइट लंग्स, ये वाला लेफ्ट लंग्स। यहाँ पे रिब्स होते हैं। और ये है प्लूरा, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो प्लूरा के बारे में आगे पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे प्लूरा को। ये है डायफ्राम, यहाँ पे लंग्स को देखते हैं। ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। ये वाला एपेक्स ऑफ लंग्स और ये वाला बेस है लंग्स का। राइट साइड का जो लंग्स होता है वो बड़ा होता है और लेफ्ट साइड का लंग्स होता है वो छोटा होता है। यहाँ पर कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है, यहीं पर हमारा हार्ट होता है लेफ्ट साइड में। राइट लंग्स 3 भाग में डिवाइडेड होता है, हॉरिजॉन्टल फीसर और ये ऑब्लिक फीसर, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। और लेफ्ट लंग 2 भाग में डिवाइड होता है, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। लंग्स को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं पाथ ऑफ एयर, एयर कैसे अंदर जाता है, किन किन रास्तों से हो करके एयर अंदर जाता है। सबसे पहले नॉस्ट्रिल, देन नेजल चैम्बर, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, देन ट्रैकिया। then right and left bronchi, then bronchioles, then alveolar duct, then alveolar sac में, फिर उसके बाद alveoli। alveoli होता है वो साइट ऑफ गैस एक्सचेंज होता है, यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं। लंग से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में जाता है और ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड
लंग्स में आता है। चलिए फिर एक एक पार्ट को डीप में स्टडी करते हैं। Nostrils, external nares. Nostrils are the external opening of the respiratory tract. ये एक्सटर्नल ओपनिंग होता है जहाँ से एयर अंदर जाती है। दे अलाउ एयर टू इंटर द बॉडी। यहाँ से जो एयर होता है वो बॉडी के अंदर एंटर करती है। दे कंटेन्स स्मॉल हेयर्स दैट फिल्टर लार्ज डस्ट पार्टिकल्स। इसमें बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करते हैं। दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। नेज़ल चैम्बर या फिर नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी क्या काम करती है इसको देखते हैं। द नेज़ल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स बाय द नेज़ल सेप्टम। दोनों नॉस्ट्रल्स के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है। जो कि नेज़ल चैम्बर को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इट इज़ लाइंड बाय सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ नेज़ल चैम्बर। नेज़ल चैम्बर का काम क्या होता है? फिल्टर्स डस्ट पार्टिकल्स यूजिंग म्यूकस एंड सिलिया। म्यूकस और सिलिया का यूज़ करके डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करता है। वर्म्स इंस्पायर एयर ड्यू टू इट्स रिच ब्लड सप्लाई। अंदर जाने वाली हवा को वार्म करके भेजता है, गर्म करके भेजता है। मॉइस्टनेस एयर बिफोर इट्स रीच द लंग। और जो एयर होती है जो लंग्स तक पहुंचती है वो मॉइस्ट होकर पहुंचती है। ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करती है और इन्फेक्शन से बचाती है। ऑल्फैक्टरी लोब को कंटेन करती है। रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेस ऑफ स्मेल। स्मेल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं फेरिंग्स टू थोरेसिक कैविटी। फेरिंग्स को देखते हैं अब। Pharynx is a muscular funnel-shaped passage situated behind the nasal cavity and mouth. ये है फेरिंग्स। कॉमन पैसेज होता है ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी के। यहाँ से फूड एंड एयर दोनों एंटर करता है। It's act as common passage for air and food. It connects nasal cavity with the larynx and the oral cavity with the esophagus.
पार्ट ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के कितने पार्ट्स होते हैं? पहला नेज़ोफेरिंग्स, लाइन्स बिहाइंड द नेजल कैविटी, अलाउस एयर ओनली एयर टू पास। Connect to the middle ear through the eustachian tube, which helps maintain equal air pressure on both sides of the eardrums. नेज़ोफेरिंग से एयर अंदर जाता है, ऐसा समझिए। ओरोफेरिंग्स, lines behind the oral cavity, serves as a common passage for air and food. यहाँ से फूड अंदर जाता है और एयर भी अंदर जाता है। लैरिंगोफेरिंग्स, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है फेरिंग्स का। opens into the larynx and esophagus. Larynx is air passage and esophagus is food passage. Larynx, voice box. Larynx is a cartilaginous chamber located between the pharynx and trachea. ये pharynx और trachea के बीच में located होता है और ये cartilaginous chamber होता है। It is commonly known as the voice box because it contains the vocal cord. इसके पास vocal cord होता है, इसीलिए इसको voice box कहा जाता है। During the passage of air, the vocal cord vibrate and produce sound. जब एयर अंदर जाता है तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है, हम बोल पाते हैं, अपनी बात को कह पाते हैं। दिस इज लैरिंग्स। Function of larynx: produce voice by vibration of vocal cords. vocal cords वाइब्रेट करके वॉइस प्रोड्यूस करती है। मेंटेन एन ओपन एयरवे फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर। protects the lower respiratory tract during swallowing. Epiglottis. Epiglottis is a leaf-shaped elastic cartilaginous flap present at the entrance of the larynx. ये है एपिग्लॉटिस। फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स ड्यूरिंग swallowing.
लैरिंग्स को क्लोज और ओपन करने का काम करता है। जब हम खाना को निगलते हैं या फिर थूक को निगलते हैं तब, ताकि जो फूड होता है, जो हमारा लार होता है, वो लैरिंग्स में ना चला जाए। प्रिवेंट्स फूड एंड वाटर फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया। ट्रेकिया में ना चला जाए फूड और वाटर। खुलता है और बंद होता है, जिससे फूड और वाटर ट्रेकिया में जाने से बच जाता है। Ensure that food enters the esophagus inside of the respiratory tract. अब देखते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया इज पिंड पाइप। ट्रैकिया is a straight air conducting tube existing from the larynx to the bronchi. It is approximately 10 to 12 centimeter long and about 2 to 2.5 centimeter in diameter. ट्रेकिया एक लंबा ट्यूब होता है जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है, इसकी चौड़ाई होती है। ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया सी शेप हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग से कवर होता है, जो कि लगभग 16 से 20 होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया सपोर्टेड बाय 16 से 20 सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। The open ends of the cartilage rings face the esophagus, allowing it to expand during swallowing. The inner lining consists of ciliated columnar epithelium with goblet cells. Functions of trachea: provided a clear passage of air, prevents collapse of the airway because of cartilaginous rings. Goblet cells secrete mucus to trap dust and microorganisms. Cilia continuously moves mucus upward towards the pharynx, where it is swallowed or expanded. Bronchi. At the level of the fifth thoracic vertebra, T5, the trachea divides into two primary bronchi, right primary bronchus and left primary bronchus. यहाँ से क्वेश्चन आता है। राइट प्राइमरी bronchus, shorter, wider, more vertical. Foreign particles usually enter the right bronchus because of its wider and more vertical position.
लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये लॉन्गर होती है, नैरो होती है, मोर हॉरिजेंटल होती है, पास बिलो द आर्च ऑफ द एओर्टा बिफोर एंटरिंग द लेफ्ट लंग्स। इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया दो भाग में डिवाइड होता है अगेन, राइट और लेफ्ट। ब्रोंकाई, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। फिर ये जो ब्रोंकाई होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्सरी ब्रोंकस। देन आता है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इनिशियल या फिर लोब्यूलर ब्रोंकियोल्स, सेकेंड है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और थर्ड है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। ये है एल्वियोलर डक्ट, ये है एल्वियोलर सैक और ये छोटी छोटी बहुत सारी एल्वियोलाई। ब्रोंकियोल्स देखते हैं। द ब्रोंकाई डिवाइडेड रिपीटेडली टू फॉर्म ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में डिवाइडेड होती है। ब्रोंकियोल्स डू नॉट कंटेन कार्टिलेज। ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती है, सिर्फ ट्रैकिया में होता है, और ब्रोंकाई में होती है, ब्रोंकियोल्स में नहीं होता है। Their walls contains smooth muscles which regulate the diameter of the airway। इसका फंक्शन क्या होता है ब्रोंकियोल का? कंडक्ट एयर टूवर्ड द alveoli, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एयर फ्लो बाय bronchodilation एंड bronchoconstriction means narrowing। फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। वीडियो में पूरा बारिश का आवाज़ आ रहा है। सुबह से लेकर के बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई नहीं, हम लोग अपना काम करते हैं, बारिश अपना काम करेगा। इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, आवाज़ क्लियरली नहीं आ पाती है। चलो देखते हैं एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलर सैक। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स open into respiratory bronchioles. Respiratory bronchioles continue as alveolar duct. Alveolar duct end in clusters called alveolar sac. Each alveolar sac contains many alveoli. सबसे पहले ट्रैकिया बढ़ता है ब्रोंकाई में। इसके भी 3 पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। देन ब्रोंकाई डिवाइडेड होता है ब्रोंकियोल्स में। इसके भी 3 पार्ट, इनिशियल, देन टर्मिनल
ब्रोंकियोल और थर्ड है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से होते हुए एल्वियोलर डक्ट जाता है, फिर उसमें एल्वियोलर सैक प्रेजेंट होता है। एल्वियोलर सैक के अंदर बहुत सारी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। देखते हैं एल्वियोलाई, हमारी प्यारी एल्वियोलाई। ये तो लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। यहीं पर गैसों का एक्सचेंज होता है। Alveoli are tiny balloons like air sacs. They are the structural and functional unit of the lungs. Gas exchange occurs only in the alveoli. एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ये है एल्वियोलाई, ये है एल्वियोलर सैक जिसके अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट है। इसके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज का बहुत सारा नेटवर्क फैला हुआ है। इसी सैक के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। छोटे छोटे बॉल के जैसे स्ट्रक्चर है। इस डायग्राम में देखिए, ये एल्वियोलाई के चारों ओर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का एकदम डेंस नेटवर्क। ये देखो, ये है एल्वियोलर सैक जिसके अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। About 300 million alveoli are present in both lungs. दोनों लंग्स को मिला करके लगभग 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, तो सोचो 300 मिलियन, अरबों की संख्या में एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। टोटल सरफेस एरिया अबाउट 70 to 80 मीटर क्यूब, 70 to 80 मीटर स्क्वायर, providing a large area for gaseous exchange. Walls are one cell thick simple squamous epithelium. जो वॉल्स होती है वो एक सेल की होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ताकि जो गैसेस का डिफ्यूज़न होता है वो आसानी से हो सके। सराउंडेड बाई अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क प्रेजेंट होता है। द इनर सरफेस इज मॉइस्ट allowing gases to dissolve before diffusion. फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट जानने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ एल्वियोलर सेल्स, एल्वियोलाई के वो और कितने टाइप्स ऑफ एल्वियोलर सेल्स, इसमें और एल्वियोलर कितने सेल्स हैं। पहला है टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट, ये पहला एल्वियोलर सेल है।
थिन सेल होता है, मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। दूसरा होता है टाइप सेकेंड न्यूमोसाइट्स, सीक्रेट सरफेक्टेंट। ये जो सरफेक्टेंट होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। सरफेक्टेंट होता क्या है? सरफेक्टेंट इज फॉस्फोलिपिड रिच सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय टाइप सेकेंड न्यूमोसाइट सेल्स। इसका फंक्शन क्या होता है? रिड्यूस सरफेस टेंशन इनसाइड द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने का काम करता है। प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है और ब्रीदिंग को ईजियर मतलब ब्रीदिंग में आसानी हो, ब्रीदिंग को आसान बनाता है। अब देखते हैं लंग्स। ह्यूमन हैव अ पेयर ऑफ लंग्स सिचुएटेड इन द thoracic cavity, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। राइट लंग लार्जर इन साइज। राइट लंग्स होता है वो साइज़ में बड़ा होता है। इसमें 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर लोब। और लेफ्ट लंग जो होता है वो साइज़ में छोटा होता है राइट लंग से, क्योंकि इसमें हार्ट प्रेजेंट होता है। इसमें 2 लोब होते हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। इसमें जो कंटेंस अ डिप्रेशन कॉल्ड द कार्डियक नोच विच एकोमोडेट्स द हार्ट। इसमें कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है। देखते हैं प्लूरा। प्लूरा each lung is covered by a double layered membrane called the pleura। जो लंग्स होता है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर होता है, इसको हम प्लूरा कहते हैं। लेयर्स ऑफ प्लूरा, 2 लेयर्स होते हैं, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा कवर्स द सरफेस ऑफ लंग्स। पैराइटल प्लूरा लाइन्स द इनर वॉल ऑफ द thoracic cavity। इनर साइड को पैराइटल प्लूरा और आउटर साइड को विसरल प्लूरा कहते हैं। प्लूरल कैविटी। The space between the 2 pleural layers is called the pleural cavity. It contains a thin layer of pleural fluid. प्लूरल फ्लूइड का वर्क क्या होता है? रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, allows smooth movement of the lungs, helps keep the lungs attached to the chest wall. राइट लंग और लेफ्ट लंग। राइट लंग बड़ा होता है, ये 3 लोब में बटा होता है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। और लेफ्ट लंग छोटा होता है, ये 2 लोब में बटा होता है, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। यहाँ पर कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है, यहीं पर हमारा हार्ट होता है। ये है प्लूरा, ये
2 लेयर्स है, टल पैराइटल फ्लोरा, इसको विसरल फ्लोरा। थोरैसिक कैविटी, thoracic cavity is the chest cavity closed by the rib cage, sternum, thoracic vertebrae and diaphragm. वेंट्रली रिब केज से कवर होता है और दोनों रिब्स के बीच में स्टर्नम और डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम और नीचे के साइड से डायफ्राम। कंटेंट्स ऑफ थोरेसिक कैविटी, क्या क्या होता है थोरेसिक कैविटी में? लंग्स होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ट्रैकिया होती है, ओइसोफेगस होता है। अब देखते हैं डायफ्राम। ये है डायफ्राम, सी शेप में होता है, ये डोम शेप में होता है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में। डायफ्राम is a dome-shaped skeletal muscles that separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. thoracic cavity और abdominal cavity को अलग करती है। It is the chief muscles of respiration. Function of diaphragm. Contract during inspiration, become flat and increase the volume of the thoracic cavity. Relax during expiration, become dome shape and decrease the volume of the thoracic cavity. जो डायफ्राम होता है वो इंस्पायरेशन के टाइम फ्लैट हो जाता है और इंक्रीज़ कर देता है वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी को। थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है। जब रिलैक्स करते हैं या फिर एक्सपायरेशन करते हैं तब ये डोम शेप में हो जाता है और थोरेसिक जो वैल्यू होता है उसको डिक्रीज़ कर देता है। Play the most important role in normal breathing. अब देख लेते हैं मसल्स, कितने मसल्स यूज़ होते हैं। दो मसल्स यूज़ होते हैं मेनली। इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द रिब केज ड्यूरिंग ब्रीदिंग के टाइम रिब्स को मूवमेंट कराते हैं। रिब्स को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, पुल द रिब्स
upward and outward. डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जिससे थोरेसिक जो कैविटी होती है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, mainly active during forceful expiration. Pull the ribs downward and inward. Helps in forceful exhalation. Conducting part of the respiratory system. Nostril, then nasal cavity, then pharynx, then larynx, trachea, bronchi and bronchioles. Function of the conducting part. कंडक्टिंग पार्ट देखते हैं और रेस्पिरेटरी पार्ट देखते हैं. कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है, एक बार पहले पार्ट्स को देख लेते हैं. जो कंडक्टिंग पोर्शन होता है, जो कंडक्टिंग जोन होता है, वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ले करके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक के होता है. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ले करके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक. और जो रेस्पिरेटरी जोन होता है, रेस्पिरेटरी पोर्शन होता है, वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ये वाला रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स से लेकर के एल्वियोलाई तक होता है. कंडक्टिंग पोर्शन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक होता है. और जो रेस्पिरेटरी जोन होता है, रेस्पिरेटरी पोर्शन होता है, वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर के एल्वियोलाई तक के होता है. फंक्शन देख लेते हैं कंडक्टिंग पार्ट का, जो कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक होता है. ट्रांसपोर्ट्स एयर टू द लंग्स, फिल्टर्स डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि ये सिलिएटेड कॉल्यूमिनार टिश्यू से बना होता है. वार्म्स इंस्पायर्ड एयर, मोइस्टनेस इंस्पायर्ड एयर, नो गैसेस एक्सचेंज अकर इन दिस पार्ट. इसमें कोई भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है. रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी पार्ट का काम देख लेते हैं. रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई इसमें आता है. इतने ही पार्ट होते हैं इसमें, 4 पार्ट आते हैं इसमें. इसका फंक्शन होता है एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज अकर ओनली इन दिस पार्ट. इसका मेन काम तो गैस का एक्सचेंज करना होता है. रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर के एल्वियोलाई तक होता है. Mechanism of breathing. Breathing, pulmonary ventilation, is the process of taking air into the lungs, inspiration, and expelling air out of the lungs. It's called expiration. It is a physical process that ensures a continuous supply of oxygen to the body and
Removal of carbon dioxide. Breathing consists of two phases. Inspiration is called inhalation. Expiration is called exhalation. Inspiration, inhalation means एयर का अंदर जाना. इनहेलेशन, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. इंस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एयर एंटर्स द लंग्स. एयर अंदर जाता है लंग्स के साइड में. इट इज़ नॉर्मली एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. ये एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. मसल्स इन्वॉल्व इन इंस्पायरेशन. डायफ्राम. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है. मूव्स डाउनवर्ड, बिकम्स फ्लैट. इंक्रीज द वर्टिकल डायामीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी का जो डायामीटर होता है वो बढ़ जाता है जिससे ज़्यादा एयर अंदर जा पाए. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. पुल द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड. अपवर्ड एंड आउटवर्ड. इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक एंड ट्रांसवर्स डायामीटर ऑफ द thoracic cavity. Events during inspiration. Diaphragm contract. Diaphragm become flat. डायफ्राम पहले डोम शेप में रहता है, अब कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो फ्लैट हो जाता है. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है. रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. स्टर्नम मूव्स फॉरवर्ड. थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज. लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज. एयर फ्लो इनटू द लंग्स. जब हम एयर को अंदर कर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्लैट हो जाता है. और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की ओर और बाहर की ओर मूव करते हैं. थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है. लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है जिससे जो एयर होता है वो अंदर की ओर चला जाता है. वाई इज़ इंस्पायरेशन एन एक्टिव प्रोसेस. जो इंस्पायरेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस क्यों होता है? बिकॉज इट रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स. मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर एनर्जी मीन्स एटीपी. मसल्स को एटीपी चाहिए होता है. स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको एनर्जी चाहिए होता है. नॉर्मल इंस्पायरेशन अकर्स ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग. जब नॉर्मली हम लोग एयर को अंदर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा आज डिस्टर्बेंस हो रहा है. मेरी बेटी बीच बीच में परेशान कर रही है, वो वीडियो बनाने नहीं दे रही है. वो पेन को या मोबाइल को लेने की कोशिश कर रही है. चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं. नॉर्मल इंस्पायरेशन अकर्स ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग. जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, मेनली परफॉर्म्ड बाय डायफ्राम
एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इसमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। फोर्स्ड इंस्पायरेशन, हम लोग जब फोर्स के साथ इंस्पायरेशन करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, तब क्या होता है? अकर्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज के टाइम, रनिंग के टाइम, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, मतलब जब सीढ़ी चढ़ते हैं तब, और डीप ब्रीदिंग करते हैं तब हम लोग फोर्स्ड इंस्पायर्ड करते हैं, मतलब फोर्स के साथ इनहेल करते हैं। इसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? फोर्स्ड इंस्पायरेशन में एडिशनल मसल्स, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंस्पायरेशन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। डायफ्राम इज़ द चीफ मसल ऑफ इंस्पायरेशन। एक्सटर्नल intercostal muscles contract during inspiration. Thoracic cavity volume increase during inspiration. Lung volume increase during inspiration. Intrapulmonary pressure decrease during inspiration. Air always move from high pressure to low pressure. Negative intrapleural pressure prevents lungs collapse. ये कुछ NCERT फैक्ट्स हैं। ब्रीदिंग अकर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड बाय चेंजेस इन thoracic cavity volume. Contraction of the diaphragm is responsible for most of the increase in thoracic volume during quiet breathing. फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। एक्सपायरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।